हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। खुली बाहों, तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूँ हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। दोस्तों, आज अपन किरचॉफ के लॉ अपन ने कंप्लीट कर लिए। किरचॉफ के लॉ से अपन ने सर्किट का एनालिसिस भी कर लिया। आज बारी है न्यूमेरिकल्स की। तो आज अपन किरचॉफ के लॉ से जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, आज की जो क्लास है वो बेसिकली किरचॉफ के लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगी। तो आज की क्लास में अपन न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। किसी भी नेटवर्क से वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे करंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर कुछ बेसिक चीजें कि भाई अपन को कैसे पता चलेगा कि कोई अपन को नेटवर्क दिया गया है, उसमें वोल्टेज के लिए कितने समीकरण आएंगे या फिर करंट के लिए कितने समीकरण आएंगे, वो सभी चीजें। तो बेसिक चीजें आज की क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे। और इसके अतिरिक्त अपन किरचॉफ का करंट फ्लो, वोल्टेज लॉ, जैसा भी कोई लॉ लगेगा वो सभी और बेसिक चीजें मैंने यहाँ पे रखी हैं। बाकी अपन एक मैराथन क्लासेस के रूप में सभी न्यूमेरिकल्स को तो सॉल्व करेंगे ही, लेकिन एक बेसिक अपने माइंड में, एक बेसिक फंडा अपने माइंड में क्लियर हो इसके लिए, और ये न्यूमेरिकल्स क्लास मैंने रखी है। तो ठीक है, चलेगा, स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है और अपन को दिया गया है निम्न संधि बिंदु पर, निम्न मुख्य संधि पर धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। भाई जल्दी से, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही लल्लू चीज है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो और 1 मिनट में इसका सॉल्यूशन आपके बीच होना चाहिए, मेरे बीच होना चाहिए। कमेंट्स में इसके आंसर चमकने चाहिए भाई, कमेंट्स में आंसर चमकने चाहिए, ठीक है। जल्दी से भाई, 1 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं और अब समय स्टार्ट हो चुका है। चलेगा, जल्दी से इस चीज को सोल्व करो। और ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, लैब असिस्टेंट की जो एग्जाम थी उसमें ऐसा का ऐसा क्वेश्चन, इसी पैटर्न के ऊपर आधारित क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसलिए क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन बहुत हल्का है, बस लेना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन काम के हैं, ठीक है। भाई जल्दी से इसका आंसर कमेंट में चमकना चाहिए। देखो देखें कहां तक अपन कंप्लीट कर सकते हैं इसको। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। किरचॉफ का करंट फ्लो अपन ने पढ़ रखा है, किरचॉफ का करंट फ्लो इसमें लगाना है। अब इससे ज्यादा तो क्या ही बताऊं आपको। भाई नोड पॉइंट आपको, प्रिंसिपल नोड आपको नजर आ रहा है। और देखो, जिसको किरचॉफ का करंट फ्लो आता होगा उसने कंप्लीट कर लिया होगा, और जिसको नहीं आ रहा होगा उससे नहीं हुआ होगा। चलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले देखो भाई, सुनो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। पहली बात, किरचॉफ का करंट फ्लो बोलता क्या है? तो किरचॉफ का करंट फ्लो ये बोलता है कि किसी भी मुख्य संधि पर जो धाराओं का एल्जेब्रिक सम होता है, धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। ये अपना किरचॉफ का करंट फ्लो बोलता है। अब बीजगणितीय योग का मतलब अपन को पता है कि चिन्ह सहित योग, आने वाली करंट्स को पॉजिटिव चिन्ह के साथ, जाने वाली करंट्स को नेगेटिव चिन्ह के साथ अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। अब चलो भाई, मैं ले रहा हूं आई वाली से, आई वाली करंट से अपन ले रहे हैं, ठीक है। तो आई वाली करंट, आई करंट क्या अंदर की तरफ आ रही है? आप कहोगे अंदर की तरफ आ रही है, तो आई करंट क्या आ जाएगी भाई? पॉजिटिव आ जाएगी। आई करंट किस में आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। फिर मैं ले रहा हूं 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की करंट किसमें है? तो आप कहोगे मुख्य संधि की तरफ जा रही है, मुख्य संधि की तरफ जा रही है, इसका मतलब पॉजिटिव आएगी। तो प्लस का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। फिर 6 एम्पियर की धारा, तो आप कहोगे भाई अंदर की तरफ जा रही है, तो प्लस का 6 हो जाएगा। 3 एम्पियर की धारा, अरे भाई बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये 1 एम्पियर की धारा है, वो भी क्या है? अंदर की तरफ जा रही है, तो +1। और इन सभी का जो योग होगा वो 0 हो जाएगा, इन सभी का योग होगा वो 0 हो जाएगा। तो भाई 6 में से 3 गए तो क्या बचा? तो आप कहोगे भाई 3 बचा। अरे भाई 6 में से 3 गया तो क्या बचा? अरे 3 बचा ना।
और 3 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया, तो करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे भाई, माइनस का 6 एम्पियर। करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 6 एम्पियर। ठीक है भाई, जल्दी से नोट डाउन कर लो, बहुत ही लल्लू चीज थी, जल्दी से फटाक से इस चीज को और नोट डाउन कर लो। जल्दी से भाई, नोट डाउन में समय ना लगे। ठीक है, होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जो कि आपको खुद को सोल्व करना है। भाई आपके स्क्रीन के ऊपर ये नेक्स्ट क्वेश्चन चमक चुका है और ये क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना है, इस बार मैं नहीं बताऊंगा। और पुनः मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं दोस्त, जल्दी से फटाक से इसका आंसर आना चाहिए। इसके पैटर्न के ऊपर आधारित मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है। अभी अगर मैं 5वीं क्लास के बच्चे को भी ये क्वेश्चन दूंगा तो वो कर देगा। ठीक है, बताने के बाद की बात कर रहा हूं, तो बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो कि भाई कहां से करेगा। अगर अपन उसको पैटर्न बता देंगे तो वो कर देगा, बस सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैंने ये एक क्वेश्चन और दे दिया। जल्दी से फटाक से इसका आंसर आना चाहिए। भाई अपना पैटर्न है सिंपल से कठिन की तरफ। अगर पहली बार में अगर आपको कठिन क्वेश्चन दे दिया तो आपका सर चकराएगा, आप कहोगे भाई कहां से लेकर के आए हो ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए पहली ही बार में अपन कठिन क्वेश्चन के ऊपर बात नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल चीजें पढ़ते हुए और कठिन के ऊपर चलेंगे। और फिजिक्स में तो कठिन क्या ही है, फिजिक्स में कुछ कठिन नहीं है भाई, अगर ध्यान से समझोगे, ध्यान से सुनोगे चीजों को, कुछ भी कठिन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो छोड़ो, कभी आपको कठिन नजर नहीं आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो खासकर इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो होपफुली आपको ये आंसर आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो एक बार पुनः देख लो, चलेगा। क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपके बीच है भाई, आई आई अंदर की तरफ आ रही है कि बाहर की तरफ। अरे भाई आई अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ, आप कहोगे अंदर की तरफ, तो आई। फिर अपन ये 2 एम्पियर की धारा अंदर की तरफ, तो प्लस का हो गया 2। फिर 6 एम्पियर की धारा प्लस में 6, प्लस में 3, -10 और -1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। भाई ध्यान से देखो, क्या मैंने ये इक्वेशन सही की है क्या, कि भाई अंदर आने वाली धाराएं पॉजिटिव, अरे संधि बिंदु की तरफ आने वाली धाराएं पॉजिटिव और संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराएं नेगेटिव होती हैं। ठीक है, तो आई, फिर यहां पे देखो भाई 6 और 3, 9 और 2, 11, 11 में से 11 आप काटोगे तो भाई 0 हो गया, तो करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 एम्पियर। अरे करंट का वैल्यू क्या आ गया, 0 एम्पियर। अरे भाई 6 और 3, 9 और 2, 11, और 11 ही माइनस का है तो 0 हो गया ना। तो एक बार जल्दी से फटाक से इस चीज को नोट डाउन कर लो, 1 सेकेंड में, और नोट डाउन कर लो जल्दी से भाई। ठीक है, चलेगा। अभी अपन आगे बढ़े और कुछ अब इंपॉर्टेंट चीजें अपन बात करेंगे कि संधि बिंदु पर वोल्टाओं के कितने समीकरण प्राप्त होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, 1 नंबर में अगर मान लो पूछ भी लिया गया, या फिर आपको ये चीज आनी चाहिए भाई, आपको ये पता होना चाहिए कि अपन जब संधि बिंदु का जब नोड एनालिसिस का उपयोग कर रहे होंगे तो उस पर वोल्टेज का कितना समीकरण प्राप्त होगा। भाई अपन को कोई नेटवर्क थोड़ी फिक्स दिया जाएगा, भाई नेटवर्क कितना भी बड़ा हो सकता है, इसका अपन को क्या पता। तो संधि बिंदु पर वोल्टाओं के कितने समीकरण प्राप्त होते हैं, उसका एक फिक्स सूत्र है मेरे भाई, n-1। सूत्र क्या है, n-1। और इस n-1 सूत्र से ये ऐसे जैसे ज्ञात कर लिया जाता है। और यहां पे वेहियर वेहियर n क्या है मेरे भाई, n है नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स यानी संधि बिंदुओं की संख्या, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स है
संधि बिंदुओं की संख्या है। एन अपना यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ नोड्स का मतलब है संधि बिंदुओं की संख्या। तो यहाँ पे एन अपना क्या है, संधि बिंदुओं की संख्या है। फिर ये तो हो गया अपना जब अपन को नोड एनालिसिस में वोल्टेज के इक्वेशन के बारे में जानना हो, तो ये तो उसके लिए हो गया। अब अपन बात करें कि लूप एनालिसिस में धाराओं के मध्य कितने समीकरण प्राप्त होंगे। भाई सेकंड चीज क्या बोल रहा है कि लूप एनालिसिस में धाराओं के मध्य कितने समीकरण प्राप्त किए जा सकते हैं। लूप एनालिसिस में भाई धाराओं के मध्य कितने समीकरण प्राप्त किए जा सकते हैं, तो उसका सीधा सा सूत्र है बी माइनस एन प्लस वन। बी माइनस एन प्लस वन सर क्या हो गया, बी का मतलब यहां पे हो गया ब्रांच, बी का मतलब यहां पे हो गया ब्रांच, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ नोड। तो और यहाँ पे नोड के लिए मैं आपको बता दूं, जो शब्द नोड, जो शब्द यूज में लिया जा रहा है, नोड अपने यहाँ पे है प्रिंसिपल नोड, ठीक है। यहाँ पे जो नोड है वो प्रिंसिपल नोड है। तो ये चीज अपन ने, और ये तो जानी भी है भाई, अपन ने नोड एनालिसिस देख लिया, लूप एनालिसिस देख लिया, तो उन सर्किट में आप अप्लाई कर लेना। और अगर आपसे अप्लाई नहीं होता है, आप बूढ़े हो गए हो, तो आपको एक बार मैं किसी सर्किट में अप्लाई करके भी बता दूं, ठीक है। मैं आप कहोगे कि भाई क्या पता क्या ही बता दिया मैं। बैक चले, कल वाली क्लास पे चलते हैं भाई, कल वाली क्लास पे चलते हैं, वहां से अपन जान लेंगे सब चीजों को। सर्किट तो बना बनाया तो है नहीं अभी तो, और इसी सर्किट में देख लेंगे। ये वाला रहा भाई, ये क्या हो गया अपना नेटवर्क ही है। अरे भाई ये वाला क्या है, नेटवर्क की तो है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे वोल्टेज के लिए अपन बात करें, भी अपन बात किसकी करें, वोल्टेज की करें। अपन वोल्टेज के लिए अगर बात करें, एक मिनट थोड़ा पेन को अपन थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है। अपन वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज के लिए अपन को अगर समीकरण प्राप्त करना हो, तो उसका सूत्र मैंने बताया एन माइनस वन। उसका सूत्र क्या बताया था मैंने, एन माइनस वन बताया था। अब एन माइनस वन का मतलब होता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ नोड्स। इसमें इस पूरे समीकरण में आप बताओ, एक तो नोड ये वाला हो गया, एक नोड ये वाला हो गया, और मेरे भाई मैं क्या बोल रहा हूं कि ये पूरा ग्राउंडेड होता है, तो एक रेजिस्टेंस होकर ये वाला भी एक क्या होता है, अपना नोड होता है। और ये वाला नोड क्यों होता है, क्योंकि सोर्स से एक आ रहा होता है, Z3 एक आ रहा है, और Z5 वाला एक आ रहा है। इस प्रकार से तीन यहाँ पे मिल रहे हैं और तीन मिल रहे हैं, इसलिए ये वाला क्या होता है, नोड होता है। तो भाई तीन यहाँ पे क्या हो गए, तीन नोड पॉइंट हो गए, माइनस वन करोगे तो कितने समीकरण प्राप्त होंगे मेरे भाई, दो। क्या मैंने कल आपको पढ़ाया, कल मैंने आपको बताया क्या भाई दो ही समीकरण प्राप्त हुए थे क्या। अरे भाई देख लो ध्यान से, अगले पेज में है, तो अगले पेज में देखते हैं भाई, क्या दो ही समीकरण प्राप्त हुए थे क्या। इसको तो हटा दें, और अगले पेज में देखें, कल भाई कल की क्लास में जब अपन ने पढ़ा था, तो क्या दो ही समीकरण प्राप्त हुए थे। तो मैंने बिल्कुल आपको बताया था कि भाई दो ही समीकरण थे, एक तो ये वाला हो गया था, अरे भाई एक तो ये वाला समीकरण प्राप्त हुआ था, सेकंड वाला, ठीक है, और एक ये फर्स्ट वाला समीकरण। तो क्या अपना सूत्र शानदार तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब अपन बात करें कि लूप विश्लेषण में या फिर लूप एनालिसिस में कितने इक्वेशन प्राप्त होंगे, तो भाई उसका सूत्र है बी माइनस एन प्लस वन। भाई मेरे को इसमें बताओ, ये वाला जो अपना सर्किट दिया गया है, ये वाला जो नेटवर्क दिया गया है, इसमें ब्रांचेज कितनी है, तो आप कहोगे भाई Z5 तक इंपीडेंस है, 5 ब्रांचेज है, नोड कितने हैं, 3 है, और प्लस में 1, बी माइनस एन प्लस वन, यही तो करते हैं। अरे भाई बी माइनस एन प्लस वन ही तो करते हैं। तो भाई देखो आगे चले, तो क्या करते हैं अपन, बी माइनस एन प्लस वन, अपन लिखते हैं बी माइनस एन प्लस वन, ठीक है। तो बी बी यहां पे होता है ब्रांच, तो ब्रांच अपनी 5 है, माइनस एन का मतलब क्या हो गया, अरे माइनस एन का मतलब क्या हो गया, संधि बिंदु, संधि बिंदु कितनी हो गई, 3, और प्लस में क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा, यानी 5-3 2 + 1, यानी कितने इक्वेशन है यहाँ पे प्राप्त होंगे? 3 इक्वेशन प्राप्त होंगे। कल मेरे भाई क्या 3 ही इक्वेशन प्राप्त हुए थे अपन को? अरे भाई कल 3 ही इक्वेशन प्राप्त हुए थे क्या? तो आप कहोगे भाई कल बिल्कुल 3 ही इक्वेशन हमें प्राप्त हुए थे। कल 3 ही इक्वेशन अपन को क्या हुए थे? प्राप्त हुए थे। ठीक है, यहां तक क्लियर? और कल 3 इक्वेशन में कुछ टेक्निकल इश्यू भी आया था, आपको पता होगा। कल जो अपन ने नोट्स मैंने आपको बताया था कि भाई मैं बाद में उन नोट्स को लिखा दूंगा, तो आप वहां से और बिल्कुल 2 से 2.5 पेज यहाँ पे छोड़ दें। अपन कल की क्लास में इसे जानेंगे, क्योंकि आज न्यूमेरिकल है, तो आज का मैं चाहता हूं कि पूरी की पूरी क्लास अपन न्यूमेरिकल्स को ही दे। उसको अगर नोट डाउन करें तो मेरे ख्याल से कल वाली क्लास में उसको नोट डाउन कर लेंगे, और साथ में अपन कल व्हीट स्टोन सेतु के बारे में भी पढ़ लेंगे। इसलिए इसकी चिंता ना करें कि मैं भूला नहीं हूं भाई। लेकिन आज की क्लास अपन ने बेसिकली न्यूमेरिकल्स पे रखी है, न्यूमेरिकल्स पे रखी है, तो न्यूमेरिकल्स में अपन अपना 100% देंगे, तब जाकर के और मजा आएगा भी पढ़ने का, इसलिए। ठीक है, तो कल वाली क्लास में वो चीजें नोट डाउन कर देंगे, वहां पे आप 2 पेजेस छोड़ दो, और जैसी आपकी है तो वैसे कल आपको समझाया हुआ है पूरा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो भाई, एक क्वेश्चन है आपके बीच, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहां से आपको वोल्टेज या नेटवर्क दिया गया है, और वोल्टेज V1 और V2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। नेटवर्क आपको दिया गया है, वोल्टेज V1 और V2 का कैलकुलेट V1 और V2 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें आपको मैं ये क्वेश्चन पहले बता दूं, और इस पैटर्न से कैसे क्वेश्चन होगा ये एक बार आप पहले समझो, और फिर अपन जब मैराथन क्लास शेड्यूल करेंगे तो उस वक्त आपको खुद को उस चीज के जवाब देने हैं। ठीक है, अभी तो समझ लो। वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहले सर किरचॉफ का करंट फ्लो लगेगा। कौन सा लो, यहाँ पे कौन सा एनालिसिस यूज आएगा? सबसे पहले मेरे को ये बताओ, जब अपन को वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है तब किरचॉफ का करंट फ्लो यूज आता है, ये आपको समझ में आया। लेकिन कौन से एनालिसिस में अपन वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं? तो आप कहोगे भाई नोड एनालिसिस में अपन वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वोल्टेज का वैल्यू, वोल्टेज नाम आते ही अपने माइंड में आना चाहिए कि भाई किरचॉफ का करंट फ्लो लगेगा। करंट फ्लो लगने का मतलब है, करंट फ्लो कहां पे लगेगा? अरे भाई प्रिंसिपल नोड पे ही तो लगेगा। अब करंट फ्लो प्रिंसिपल नोड पे लगेगा, तो भाई प्रिंसिपल नोड का कहां पे आएगा? तो भाई अपन प्रिंसिपल नोड से पता चलेगा कि नोड एनालिसिस में अपने प्रिंसिपल नोड का यूज करते हैं। ठीक है, तो भाई अपन किरचॉफ के करंट फ्लो से और इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब नोड एनालिसिस में अपन ने जो सब कुछ चीजें सीखी थी वो सब की सब काम आएंगी, तो एक बार नोट डाउन अपन बाद में करेंगे। ठीक है, सब चीजों को एक साथ नोट डाउन कर लेंगे। अभी आप डायग्राम पे देखो और पूरा फोकस समझने पे लगा दो। चीजें बहुत आसान है अगर आप समझेंगे तो, वरना बहुत चीजें हार्ड भी हैं। आपके लिए हार्ड बनने में कोई बड़ी इसमें भाटे बजाने की जरूरत नहीं है, अपने आप हार्ड बन जाएगी अगर ध्यान नहीं देंगे तो। सबसे पहले अपन यहां से इस वाले सर्किट से और करंट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, और उसके बाद अपन को किरचॉफ का करंट फ्लो लगाना है, V1 V2 की वैल्यू आ जानी है। ठीक है, तो भाई यहां से I1 का वैल्यू अपन देखें, यहां से I1 का वैल्यू अगर अपन देखें तो I1 का वैल्यू क्या आएगा? तो आप भाई V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो I इक्वल टू V अपॉन R। V यहाँ पे है वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस का मतलब है I1 करंट कहां पे फ्लो हो रही है? तो भाई या इस वाले सिरे में, इस वाले सिरे में अपनी I1 करंट फ्लो हो रही है। अब इस वाले सिरे में I1 करंट फ्लो हो रही है, तो हाइयर वोल्टेज है 5 वोल्ट, और लोअर वोल्टेज क्या है? V1 है। लोअर वोल्टेज है V1, तो 5 माइनस V1 अपॉन में, और R के स्थान पे कितना ओम लगा है मेरे भाई? 6 ओम लगा है। ठीक है, और अब अपन बात करें I2 की, तो I2 क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2 अपॉन में 18। अरे भाई V1 माइनस V2 अपॉन में क्या आ जाएगा? 18। क्यों? क्योंकि I2 इस वाले में फ्लो हो रहा है ना मेरे भाई। अरे भाई I2 उस वाले में फ्लो हो रहा है इसलिए। ठीक है, ये सब चीजें अपन ने नोड एनालिसिस में पढ़ रखी है वैसे। अब अपन बात करें I3 की,
I3 की वैल्यू की कैलकुलेट करें तो V2 और ये सब क्या है, जीरो है, तो V2 माइनस जीरो, तो V2 माइनस जीरो क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, तो V2 अपॉन में 4 हो जाएगा, V2 अपॉन में 4। I3 की वैल्यू कितनी आ गई, V2 अपॉन में 4। अब ठीक इसी प्रकार से अगर अपन I4 की वैल्यू की बात करें, I4 की वैल्यू की बात करें तो I4 की वैल्यू कितनी आएगी, तो I4 की वैल्यू आप देखो भाई, I4 करंट किस में फ्लो हो रहा है, तो आप कहोगे 5 ओम वाले में हो रहा है। अब I4 में क्या आएगा, V1 अपॉन में 5, अरे भाई V1 अपॉन में 5, और I5 वाले में क्या आ जाएगा, I5 वाले में आ जाएगा V2 अपॉन में 4, V2 अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बस किरचॉफ का करंट फ्लो लगा दो पॉइंट ए पे, भाई V1 वाला है इसको मैं पॉइंट ए मान लू और V2 वाला है इसको पॉइंट बी मान लू, तो पॉइंट ए पे किरचॉफ का करंट फ्लो लगा दो, पॉइंट बी पे किरचॉफ का करंट फ्लो लगा दो, दो समीकरण प्राप्त होंगे। दोनों समीकरणों को जो मर्जी आए, जिस विधि से मर्जी आए उस विधि से सोल्व कर लो, आंसर आपके बीच होगा। तो भाई लगाओ बाई किरचॉफ करंट फ्लो इन पॉइंट ए, बाई किरचॉफ करंट फ्लो इन पॉइंट ए। पॉइंट ए पे किरचॉफ का करंट फ्लो लगाओ भाई, तो पॉइंट ए पे देखोगे तो किरचॉफ का करंट फ्लो लगाएंगे, भाई पॉइंट ए पे कौन सी धारा आ रही है, तो आप कहोगे I1 करंट आ रही है और I2 I4 जा रही है, पॉइंट ए से I2 I4 जा रही है, तो I1 माइनस I2 माइनस I4 क्या होगा, I1 माइनस I2 माइनस I4 इक्वल टू 0 हो गया। अब I1 की वैल्यू क्या है, तो I1 की वैल्यू है अपनी 5 माइनस V1 अपॉन में 6, ऐसा ही है क्या कुछ, अरे भाई 5 माइनस V1 अपॉन में 6, और I2 की वैल्यू है V1 माइनस V2 अपॉन में 18, माइनस V1 माइनस V2 अपॉन में 18, और माइनस I4 की वैल्यू कितनी है, तो I4 की वैल्यू आपको नजर आ रही होगी, V1 अपॉन में 5 है, V1 अपॉन में 5 इक्वल टू क्या हो गई, 0 हो गई। तो भाई सोल्व करो इस चीज को, इस इक्वेशन को सोल्व करो। तो सोल्व करने में कुछ नहीं करना, दोनों का तीनों का अपन को LHS ले लो, LHS लोगे, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 90, और 90 का, और एक बार अपन देखे कॉमन ले ले तो थोड़ा और सरल हो जाए, कॉमन ले लो भाई, कॉमन क्या आ रहा है, तो तीनों समीकरणों में V1 और माइनस का V1 ले लो भाई कॉमन, तीनों समीकरणों में माइनस का V1 ले तो 1 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 18 प्लस 1 अपॉन में क्या हो गया, 5 हो गया। अरे भाई ऐसा हो गया, फिर बचा क्या, तो आप कहोगे भाई एक तो बच गया V2 अपॉन में 18, V2 अपॉन में 18 बच गया, और प्लस में 5 अपॉन में 6 बच गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अरे भाई ऐसा ही बचा कुछ, तो भाई इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं कि V1 और 1 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 18, भाई पक्षांतरण कर देंगे ना, तो 1 अपॉन में 5 माइनस V2 अपॉन में 18, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6, ये हो गया। अब देखो भाई इनका तीनों का लेंगे LHS, तो 90 हो गया, 6 और 90 तो 15, अरे 15 को 6 से गुना कराओगे 90 आएगा ना, प्लस 5, और प्लस में क्या आ गया 18, और ये वाला क्या आ गया V1, V1 के मल्टीप्लाई में चल ही रहा है, और माइनस का V2 अपॉन में 18 इक्वल टू क्या आ गया 5/6, इक्वल टू क्या आ गया 5/6। चलो भाई आगे, तो इक्वेशन का आगे सोल्व करो, तो इक्वेशन को आगे सोल्व करेंगे तो V1 ऐसे कैसे, और भाई 15 और 5 20, 20 और 38, तो 38 अपॉन में 90, और माइनस का V2 अपॉन में 18 इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई 5/6 हो गया। अब देखो भाई किससे कट रहा है ये, तो 18 और 90,
इसको काटो तो काटोगे तो भाई 3 से कट रहा है क्या? अरे भाई 3 से कट रहा है ना। 3 से कितना हो गया? 3 1 3। 3 से कहाँ कट रहा है? 2 से काटो भाई। 19/45। ठीक है। और या फिर अपन इनको काटे ना और डायरेक्ट एक बार ऐसे कर लो भाई, इससे और भी ज्यादा सोल्व हो जाएगा। और देखो, एक बार अपन काटे ना और V1 और V2 का भाई LHS ले ले तो और अच्छा सोल्व हो जाएगा। अपन को तो कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा आसान बनाना है। ठीक है। तो भाई इन दोनों का लेंगे तो 90 आएगा। तो 90 को तो ये यहाँ पे तो आ गया 38V1 और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18। 80 का आ जाएगा 5 बार तो 5V2 और इक्वल टू आएगा 5/6। 6 से 90 को अब उड़ाओ। अब उड़ाएंगे तो 38V1 माइनस का 5V2 और ये 90 को 6 से उड़ाओगे तो कितना आएगा मेरे भाई? तो 15 आएगा। और 15 को भाई इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे लेके जाएंगे तो 75 आ गया। अरे भाई 75 आ गया, यहाँ तक है। अब इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आ गई भाई, सोल्व हो गया। इक्वेशन फर्स्ट सोल्व हो गया। अब इक्वेशन सेकंड के ऊपर चले। ठीक है। अब देखो इक्वेशन सेकंड किसको देंगे? इक्वेशन सेकंड क्या बोलेगी? सर्किट से इक्वेशन सेकंड के ऊपर देखो तो भाई V2 के लिए भी तो एक इक्वेशन आएगी। तो V2 वाले पॉइंट पे अपन पॉइंट बी पे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएं तो वो क्या आएगा? सॉरी, करंट लॉ। तो बाई बाई किरचॉफ करंट लॉ इन पॉइंट बी पे भाई किरचॉफ का करंट लॉ लगाएं तो वो क्या आएगा मेरे भाई? ध्यान से सुनना। तो पॉइंट बी पे किरचॉफ का करंट लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा? देखो भाई, पॉइंट बी पे किरचॉफ का करंट लॉ लगाओ तो पॉइंट बी पे देखो, I2 करंट तो आ रहा है, पॉइंट बी की तरफ I2 करंट आ रहा है और I3 और I5 दूर जा रहा है। I2 माइनस I3 माइनस I5 क्या होगा? I2 माइनस I3 माइनस I5। I2 माइनस I3 माइनस I5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अब I2 का वैल्यू क्या आएगा? भाई I2 I3 I5 का वैल्यू देख लो एक बार। I2 का वैल्यू क्या दिया गया है? V1 माइनस V2 अपॉन 18 और I3 का वैल्यू कितना है? V2 अपॉन में 4 और I5 का वैल्यू भी है V2 अपॉन में 4। तो V1 माइनस V2 अपॉन में 18 भाई ये दिया गया है V1 माइनस V2 अपॉन में 18 माइनस V2 अपॉन में 4 माइनस V2 अपॉन में 4 इक्वल टू 0। ये वैल्यू आएगी भाई। माइनस V2 अपॉन में 4 और माइनस V2 अपॉन में 4 ये कितना हो जाएगा? माइनस का V2 अपॉन में 2 हो जाएगा क्या? तो V1 माइनस V2 अपॉन में 18 ऐसे की ऐसे। ये ऐसे कैसे? और माइनस का V2 बाई 2 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। अब भाई यहां से अपन LHS ले लें तो क्या आएगा? 18 आएगा। और ये हो गया V1 माइनस V2 माइनस 9V2 इक्वल टू 0। ठीक है। और ये हो गया V1 माइनस 10V2। V1 माइनस 10V2 इक्वल टू हो गया 0। इक्वल टू होगा 0। ये समीकरण नंबर हो गई 2। इक्वेशन फर्स्ट और 2 को अब इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, दोनों को सोल्व कर लो। आपके पास आंसर आपके बीच होगा। भाई इक्वेशन फर्स्ट क्या दी गई है? ये तो इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन फर्स्ट क्या दी गई है देखो भाई। तो 38V1। अरे भाई इक्वेशन फर्स्ट अपन को क्या दी गई है? देखो भाई ऊपर चलो।
38v1 माइनस 5v2 इक्वल टू 75। 38v1 माइनस 5v2 भाई क्या दिया गया है? अड़तीस वी वन माइनस 5v2 इक्वल टू है 75। एक समीकरण ये हो गया। और सेकंड वाला इक्वेशन अपना क्या है? v1 माइनस 10v2 इक्वल टू 0। ये 10 है भाई, ध्यान से देखना। 10v2 इक्वल टू क्या है? 0। भाई इसको 38 से मल्टीप्लाई कराने तो क्या हो जाएगा? 38v1, अरे भाई 38 से इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो गया 38v1 और ये हो जाएगा 380। 380v2, ठीक है। अरे 38v1 और माइनस 380v2, यही होगा क्या? और इक्वल टू 0। अब भाई यहां से माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इससे ये तो कैंसिल आउट हो गया। और 380 में से 5 जाएंगे तो 375v2 बचेगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75। तो v2 का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई? अरे भाई v2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 75 अपॉन में 375। भाई देखो 25 से कट रहा है क्या? तो 25 तीन बार, और 25 से नहीं कटेगा भाई, 15 से काटो देखें। 15 से 5 बार, और 15 से काटेंगे 2 और 5, हाँ, और ये आ गया 1/5। तो V2 का वैल्यू आ गया भाई 1/5 वोल्ट। V2 का वैल्यू क्या आ गया? यहां से 1/5 वोल्ट आ गया। V2 का वैल्यू 1/5 वोल्ट आ गया। तो V2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो भाई। समीकरण 2 से देख लो, समीकरण 2 सरल है थोड़ी। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 क्या है मेरे भाई? v1 माइनस 10v2 वो वाली है क्या? v1 माइनस 10v2 इक्वल टू 0। तो v1 माइनस 10v2, v2 का वैल्यू रख दो और इक्वल टू 0। ये 5 से कटेगा तो v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 वोल्ट। v1 का वैल्यू आ गया 2 वोल्ट, v2 का वैल्यू क्या आ गया? 1/5 वोल्ट। तो होपफुली ये वाला न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अब जल्दी से भाई नोट डाउन कर लो। मैं कैमरे से हट रहा हूं और आप अब जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई, ठीक है। जल्दी से फटाक से नोट डाउन कर लो भाई। फिर एक करंट वाला एग्जांपल और देख लें, ऐसे कैसे, और इसको नोट डाउन करें। भाई डायग्राम बना लें, और डायग्राम बना के और ऐसे कैसे नोट डाउन कर लें। नीचे दिए गए जाल में v1 और v2 का मान ज्ञात कीजिए। होपफुली बना लिया होगा। तो अब आगे बढ़े। i1 i2 i3 i4 i5 का वैल्यू कैलकुलेट कर ले, और जल्दी से भाई। नोट डाउन फटाफट करें भाई, ठीक है।
जल्दी से फटाक से। और ये भाई इक्वेशन फर्स्ट दे दो, यहां से इक्वेशन फर्स्ट दे दो। ठीक है, और चलेगा अगले पेज में बढ़े। और अगला पेज क्या बोल रहा है? अगला पेज, बाई किरचॉफ्स करंट लॉ इन पॉइंट बी पर किरचॉफ का धारा नियम लगाओ। लगाओ भाई, बाई किरचॉफ्स करंट लॉ इन पॉइंट बी, और लगा लो भाई किरचॉफ का धारा नियम। और ये इक्वेशन 2 दे दो भाई, किरचॉफ का धारा नियम लगा के इक्वेशन 2 दे दो। और फर्स्ट और सेकंड से, और फिर दोनों का वैल्यू कैलकुलेट कर ही लेंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से भाई ऐसे दोनों का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। जल्दी से भाई। V2 का वैल्यू आ गया 1 में 5 वोल्ट। और इक्वेशन 2 से और फिर अपन V1 का वैल्यू निकाल लेंगे 2 वोल्ट। ओके, समीकरण 2 से और V1 का वैल्यू आ जाएगा 2 वोल्ट। तो होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अभी एक टाइप का क्वेश्चन है, तो कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे जो अपना लेक्चर में जो छूट गया था अपना लूप एनालिसिस वाला पोर्शन, उसमें अपन एक तो नोट्स नहीं बनाए, और एक जो डेल 3 का वैल्यू, क्योंकि वो तो आपने समझ लिया होगा, वो बस अपन ने लिखा नहीं, लिखावट रही है, तो उस नोट्स को कंप्लीट करेंगे। और इसके अतिरिक्त अपना जो व्हीट स्टोन सेतु है उसको देखेंगे। और कल एक प्रकार का न्यूमेरिकल रह गया, क्योंकि अपन ने लूप एनालिसिस से करंट को कैलकुलेट करना भी नहीं सीखा। तो कल की क्लास में ये सब कुछ काम करेंगे, और करंट्स का वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे, एक व्हीट स्टोन वाला क्वेश्चन देखेंगे, और अपन उन नोट्स को कंप्लीट करेंगे। तो नोट्स के लिए कोई भी मेरा भाई और फिक्र ना करें, कोई भी फिक्र ना करें, क्योंकि आज मैंने ये मैराथन क्लास ही शेड्यूल की थी, और आज की मैराथन क्लास में होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। दोस्त, समय अभी मुझे इससे ज्यादा मोहलत नहीं देगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, और अपने फिजिक्स को इसी तरीके से मनोरंजन तरीके से पढ़ने का प्रयास करते रहेगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।